हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 19 मई। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 मई 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर भेज दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके साथ ही टेलीग्राम ग्रुप पर भी पीडीएफ भेज जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप लोग एमजेटी एजुकेशन सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कीजिए, डिटेल और वन लाइनर दोनों प्रकार की। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित बसव श्री पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये पंडित राजीव तारानाथ जी को दिया जाएगा 2019 के लिए, और वहीं 2020 के लिए डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को दिया जाएगा। क्लियर। सिंधु दर्शन उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये लद्दाख का उत्सव है, लेकिन फिलहाल इस बार कोविड-19 के चलते पोस्टपोन कर दिया गया है। दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, 16 मई को किस राज्य का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 16 मई को सिक्किम का राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 16 मई को ही 1975 में 1975 को सिक्किम भारत से जुड़ा था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में। ठीक है, कौन सा वहाँ राज्य बना था? तो सिक्किम बना था दोस्तों 22वां भारतीय राज्य। सिक्किम बना था 22वां भारतीय राज्य, और इसको जोड़ने के लिए हमारे संविधान में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम। ठीक है, 16 मई 1975 को ये भारत से ऐड किया गया। इससे पहले ही भारत सिक्किम संधि हुई थी 1950 में। ठीक है, एक्चुअली में सिक्किम में राजशाही शासन था, वहाँ पर राजतंत्र चला करता था, एक राजा हुआ करते थे, तो उनसे संधि हुई थी 1950 में ही। तो ये भारत के संरक्षण में रहा करता था, लेकिन फिर आगे चल करके 1975 में इसे भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो ये 22वें भारतीय राज्य के रूप में शामिल हुआ और 36वां संविधान संशोधन किया गया था इसके तहत। क्लियर। चलिए अब सिक्किम आया है। मैप में देखिए दोस्तों, सिक्किम है कहाँ पर? तो सिक्किम ये रहा छोटा सा, ये है राज्य सिक्किम, ये है भारतीय राज्य सिक्किम। ये केवल और केवल पश्चिम बंगाल नाम के भारतीय राज्य से बॉर्डर अपना शेयर करता है। बाकी इधर ये भूटान से, इधर नेपाल से और ऊपर चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यहाँ के करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। यहाँ के करंट टाइम पर गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। और सिक्किम हाईकोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं करंट टाइम पर जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, JK माहेश्वरी, जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में एंड्रिया मेजा ने जीत लिया है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब। ये 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है। कौन सी? 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है एंड्रिया मेजा। ओके, ये कहाँ की हैं? ये हैं मैक्सिको की। मैक्सिको की हैं ये, और इससे पहले ये मिस मैक्सिको बनी थी। तो मिस मैक्सिको के बाद अब मिस यूनिवर्स बन गई हैं। ये 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है। अच्छा, इनके साथ जब ये पहले स्थान पर आए हैं, सेकंड थर्ड पर कौन आया है? तो दोस्तों ब्राजील की जूलिया गामा ये फर्स्ट रनर अप रही हैं। फर्स्ट रनर अप यानी कि सेकेंड पोजीशन। इसके बाद पेरू की जेनिक मैकेटा ये सेकेंड रनर अप रही हैं। तो जेनिक मैकेटा और जूलिया गामा, इन दोनों का नाम याद रखना है। चौथे पोजीशन पर जो था उसका भी नाम आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि वो थी भारत की। ठीक है, भारत की एडलाइन कैसलिनो थर्ड रनर अप रही हैं। थर्ड रनर अप यानी चौथा स्थान रहा है, तो ये टॉप 4 में शामिल हुई हैं। अच्छा, ये तो हुई इस बार की मिस यूनिवर्स की लिस्ट विनर्स की। एंड्रिया मेजा बन गए हैं मिस यूनिवर्स। इनको ताज कौन पहनाएगा? तो ताज दोस्तों जो पिछली बार का विनर होता है वो पहनाता है। ठीक है, तो पिछली बार की विनर थी साउथ अफ्रीका की जोजीबिनी तुंजी। तो जोजीबिनी तुंजी ने एंड्रिया मेजा को पहनाया है ताज। ठीक है, ताज कौन पहनाता है इसको भी आपको ध्यान रखना चाहिए। मिस यूनिवर्स एक होता है मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स की स्थापना दोस्तों की गई थी 1952 से,
और वहीं मिस वर्ल्ड की स्थापना 1951 से शुरू की गई है। मिस वर्ल्ड 1951 से दिया जाना शुरू हुआ और मिस यूनिवर्स 1952 से दिया जाना शुरू हुआ। भारत में अगर बात करें तो भारत में दोस्तों रीता फारिया जो थी ये पहली मिस वर्ल्ड विनर बनी थी भारत की। और मिस यूनिवर्स की बात करें तो सुष्मिता सेन ये पहली भारतीय बनी थी मिस यूनिवर्स जीतने वाली। अच्छा, मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रियंका चोपड़ा भी हैं। प्रियंका चोपड़ा का भी नाम आपको याद रखना है। मिस वर्ल्ड और कौन बना था? 2017 में एक नाम आया था मिस वर्ल्ड, मानुषी छिल्लर। ठीक है, मानुषी छिल्लर 2017 में बनी थी। इससे पहले ऐश्वर्या राय वगैरह भी जीत चुकी हैं। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मोमा मार्केट का शुभारंभ किया? तो अभी हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा मोमा मार्केट का शुभारंभ किया गया है। तो मणिपुर के जो सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है, मोमा मार्केट का। ये मोमा मार्केट क्या होता है? मोमा मार्केट का फुल फॉर्म होता है मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी मार्केट। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत दोस्तों ताजे सब्जियों को, ताजे फलों के लिए एक मार्केट बनाया जाएगा और इसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। इस कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर जो भी लोग होंगे, जो भी किसान होंगे, उनसे टाई अप करा करके ये एक स्टोरेज बनाया जाएगा सरकार के द्वारा और वहाँ पर स्टोर किया जाएगा सब्जियों को, फलों को, और फिर वहाँ से होम डिलीवरी कराई जाएगी। ठीक है। अब ये कोरोना कर्फ्यू के दौरान कोविड-19 पेशेंट्स के भी घर पहुंचाया जा सकता है या फिर जो बाकी जगहों पर जहां पर कर्फ्यू लगे हुए हैं वहां के स्थानों पर भी होम डिलीवरी कराई जाएगी। सब्जियां भी हो सकती हैं, सामान भी हो सकते हैं और भी जो भी चीज़ें होंगी, फल वगैरह, उन सब को होम डिलीवरी कराने के लिए ये मोमा मार्केट शुरू किया गया है। तो किसने उद्घाटन किया? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह जी ने। अब आया है मणिपुर। तो मणिपुर देखिए मैप में है कहाँ पर? ये रहा दोस्तों मणिपुर। थोड़ा सा जूम इन करके देखते हैं। मणिपुर देखिए, ये रहा मणिपुर। 21 जनवरी 1972 को ये स्थापित हुआ भारतीय राज्य के रूप में और 21 जनवरी 1972 को ही 3 राज्य आए थे, शामिल हुए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये तीनों का राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों 1972 में शामिल किए गए थे। क्लियर। मणिपुर अपना बॉर्डर दोस्तों मिजोरम से शेयर करता है, असम से शेयर करता है और शेयर करता है नागालैंड से। मणिपुर के सीएम हैं एन वीरेंद्र सिंह जी, बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की गवर्नर है नाजमा हेपतुल्ला। मणिपुर हाईकोर्ट के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस कौन है? पीबी संजय कुमार। कौन है? पीबी संजय कुमार जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अच्छा, यहाँ पर एक है नेशनल पार्क, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क की खासियत ये है कि ये दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ठीक है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि ये लोकटक झील के ऊपर बना हुआ है। अब लोकटक झील के ऊपर ये नेशनल पार्क है तो लोकटक झील जैसे जैसे धीरे धीरे शिफ्ट करती है इधर उधर, तो उसी प्रकार से ये भी फ्लोटिंग करता रहता है, यानी तैरता रहता है नेशनल पार्क ही। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में ये स्थित है। राजधानी इसकी इम्फाल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 10 लाख रुपए की एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट? तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अनाथ हुए बच्चों के लिए 10-10 लाख रुपए की एफडी शुरू कर दी है, फिक्स्ड डिपॉजिट करना शुरू कर दिया है। अब ये कब तक किया जाएगा? ये तब तक किया जाएगा जब तक ये बच्चे जो अनाथ हुए हैं कोविड-19 के कारण ये 25-25 साल के नहीं हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 25-25 वर्षों तक के लिए किया गया है एफडी। अब इसके तहत एक और नियम है, एफडी तो कराई जाएगी 10-10 लाख रुपए की, लेकिन अब उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उस इंटरेस्ट का 5 to 6%, 5% से 6% प्रति महीने उनके अभिभावकों को दिया जाएगा अभी ही। यानी कि 10 लाख रुपए की एफडी की जाएगी जो कि उनके 25 वर्ष की उम्र होने के बाद मिलेगा, मैच्योर होगा, और जो उसका इंटरेस्ट मिल रहा होगा वो इंटरेस्ट हर महीने उनके अभिभावकों को दिया जाएगा, वो भी उस इंटरेस्ट का 5 to 6% ही। क्लियर। तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। अभी आप देख रहे हैं दोस्तों कोविड-19 के कारण जो भी अनाथ हुए बच्चे हैं उन पर उनकी सेवा के लिए, उनकी मदद के लिए कई राज्य सरकारें सामने आई हैं। जैसे मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वो 5,000 रुपये महीने देगा, साथ ही साथ बच्चों की शिक्षा मुफ्त करेगा।
ऐसे ही छत्तीसगढ़ आया सामने। छत्तीसगढ़ ने कहा कि वो 500 रुपये देगा कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, फिर 9 से लेकर के आगे की पढ़ाई के लिए उनको देगा 1000 रुपये महीने। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ ने कहा। उसके बाद साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त करेगा। ठीक है, इसके बाद दिल्ली सरकार भी सामने आई, ये 2500 देने का ऐलान किया है, साथ ही साथ शिक्षा मुफ्त करने का ऐलान किया है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो राज्य हैं धीरे धीरे आ रहे हैं सामने। जो अनाथ हो जाते हैं बच्चे कोविड के कारण, यानी जिनके माता पिता की कोविड के कारण निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उनकी मदद की जा रही है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। चलिए, फिलहाल आंध्र प्रदेश आया है। आंध्र प्रदेश देखिए मैप में है कहाँ पर, ये रहा आंध्र प्रदेश। अभी राजधानी है हैदराबाद, आगे चल करके इसकी 3 राजधानियां हो जाएंगी। कौन कौन सी? कुर्नूल, विशाखापत्तनम और अमरावती। तो ये आगे आने वाले समय में 3 राजधानियां होंगी इसकी। ठीक है, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी। ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। वाईएसआर कांग्रेस इनकी पार्टी का नाम है। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन जी। अच्छा, आंध्र प्रदेश भारत का इकलौता और भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ के 5 डिप्टी सीएम हैं, 5 उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ के। क्लियर? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? यहाँ के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। अच्छा, आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट जो है ये भारत का सबसे लास्ट हाई कोर्ट है। भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं और 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश का ही हाई कोर्ट है। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था, अभी 2 जून 2014 को अलग हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ था। हालांकि जब ये अलग हुआ था तब बना था 29वां राज्य, लेकिन भारत में अभी वर्तमान में है 28 राज्य। कारण ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है इसको यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया है। तो फिलहाल आपको याद रखना है तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश और अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों तमिलनाडु से, कर्नाटका से, तेलंगाना से, इधर थोड़ा सा छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से अपना बॉर्डर शेयर करता है। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों में से एक राजधानी है दोस्तों विशाखापत्तनम, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी वाइजैक के नाम से जानते हैं। विशाखापत्तनम में भारत का जो सबसे लास्ट रेलवे जोन है कौन सा है? 18वां रेलवे जोन। ये भी याद रखना है, भारत में टोटल 18 रेलवे जोन है, जिसमें से 18वां रेलवे जोन जो है इसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम में ही है, वाइजैक में ही है। 18वें यानी भारत के सबसे लास्ट रेलवे जोन का नाम क्या है? इसका नाम है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। क्या नाम है? दक्षिण तटीय रेलवे जोन या साउथ कोस्टल रेलवे जोन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? विशाखापत्तनम में है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चे में आई फरजाद बी गैस फील्ड के साथ किस कंपनी की $1.78 बिलियन की डील हुई? तो अभी हाल ही में दोस्तों ईरान की बहुत ही फेमस फरजाद बी गैस फील्ड के साथ NIOC की डील हुई है 1.78 बिलियन की। ये डील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी भारत के लिए, लेकिन अब ये थी कैसे हो गई इसको समझिए। एक्चुअली में दोस्तों ये जो फरजाद बी गैस फील्ड है यहाँ पर गैस का बहुत ज़्यादा भंडार है और इसको खोजा था हमारे भारत की कंपनी ONGC ने। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने, ये भारत की कंपनी है, महारत्न कंपनी है। इसने इस गैस फील्ड को खोजा था और ये खोजा था फारस की खाड़ी में। अभी वर्ल्ड मैप में आपको दिखाऊंगा फारस की खाड़ी है कहाँ पर, तो वहाँ पर ONGC कंपनी ने खोजा था और ये अनुमान लगाया जा रहा था कि ये डील ONGC से ही हो गई। लेकिन अब ईरान आकर के पलट गया, क्योंकि ये ईरान का ही स्वामित्व था इस पर, तो ईरान ने इसके अपनी डील कर ली एक वहाँ की कंपनी जो है NIOC उसके साथ। NIOC का मतलब नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी, तो ये उसके साथ डील हो गई, यानी 1.78 बिलियन की डील ONGC से हट करके इस कंपनी के पास चली गई। तो इस वजह से ये न्यूज़ में है, चर्चे में है। यहाँ पर खास बात ये है कि 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस का भंडार है यहाँ पर, और इसी वजह से ये बहुत बड़ी डील मानी जा रही थी। यहाँ पर अगर ONGC काम करती तो वो 60% तक की वसूली कर सकती थी इसमें से 23 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के भंडार से। ठीक है, लेकिन अब ये डील चली गई है। तो फिलहाल आपको इस गैस फील्ड का नाम याद रखना है, फरजाद बी गैस फील्ड। ठीक है, ईरान में ये स्थित है, ईरान का ही ये स्वामित्व है। एक्चुअल में ये स्थित है फारस की खाड़ी में। ठीक है, तो यहाँ पर अभी NIOC और पेट्रोपोर्स ग्रुप के साथ मिल करके एक डील हुई है 1.78 बिलियन की। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से ही आप देखेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसके जस्ट बाद है ईरान। ईरान देश है।
यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है ये है पारस की खाड़ी, ठीक है, ये है पारस की खाड़ी, और यहाँ पर है ओमान की खाड़ी, और इधर आप देखेंगे तो ये है अदन की खाड़ी, ठीक है। तो ये सभी खाड़ी हैं, इस वजह से इन देशों को खाड़ी देश कहते हैं हम लोग। तो खाड़ी देश या गल्फ कंट्रीज कहा जाए तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर जो ये खाड़ी हैं गल्फ हैं, इस वजह से इन कंट्रीज को खाड़ी देश कहते हैं। फिलहाल पारस की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये ईरान कंट्री है बड़ी सी, तो यहीं पर पारस की खाड़ी में ही ये खोजा गया था, ठीक है। अब इसको ONGC ने खोजा था। ईरान आया है फिलहाल, तो ईरान के बारे में जान लीजिए। ईरान की राजधानी है दोस्तों तेहरान, क्या है, तेहरान है यहाँ की राजधानी। यहाँ की करेंसी हुआ करती थी रियाल, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसने अपनी करेंसी चेंज कर दी है और नई करेंसी है इसकी तोमान, क्या है, तोमान है इसकी नई करेंसी। हसन रूहानी यहाँ के हैं करंट टाइम पर प्रेसिडेंट, हसन रूहानी। क्लियर बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो अभी हाल ही में दोस्तों स्पेस एक्स ने गूगल क्लाउड के साथ साझेदारी की है सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आपको अगर याद हो दोस्तों तो कुछ महीनों पहले मैंने आपको इसके स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत होगा क्या कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर इतनी सैटेलाइट ये छोड़ देगा कि पूरी के पूरी तरीके से एक सैटेलाइट का जाल बन जाएगा, स्टारलिंक बन जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से, इस थ्योरी से ये प्रोवाइड करेगा इंटरनेट, ठीक है। स्पेस एक्स यानी ग्लोबल इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए स्टारलिंक सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है। इसके तहत ये कभी 60, कभी 70, कभी 100 ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स को एक साथ भेज रहा है स्पेस एक्स, ठीक है। और टोटल इसका टारगेट ये है कि 12,000 सैटेलाइट भेजेगा। 12,000 सैटेलाइट से पूरी की पूरी पृथ्वी को ढक देगा, चारों तरफ से सैटेलाइट का एक जाल बना देगा, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो इसी अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसी के एक चरण के रूप में, एक स्टेज के रूप में अभी गूगल क्लाउड के साथ समझौता हुआ है स्पेस एक्स का, ठीक है। इससे क्या होगा, गूगल इस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराएगा। साथ ही साथ स्पेस एक्स जो होगा वो स्टारलिंक सैटेलाइट्स को जोड़ने के लिए गूगल क्लाउड के डेटा सेंटर्स का यूज करेगा, ठीक है। अभी ये पहला स्टारलिंक टर्मिनल है इसका, जो कि USA के ओहियो में एक गूगल डेटा केंद्र में स्थापित किया जा रहा है, गूगल डेटा सेंटर में स्थापित किया जा रहा है। इससे पहले भी ऐसे ही स्पेस एक्स ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील की थी, माइक्रोसॉफ्ट के एज्यूर क्लाउड के साथ डील की थी, ठीक है। तो ये भी स्टारलिंक के साथ समझौता हुआ है। स्पेस एक्स का ये प्रोजेक्ट है। स्पेस एक्स दोस्तों एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, और ये दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। स्थापना हुई थी 2002 में कैलिफोर्निया में, US में इसका हेडक्वार्टर है, और फाउंडर एंड CEO हैं एलन मस्क। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में कोबे ब्रायंट को दोस्तों नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कोबे ब्रायंट, इनका निधन हो चुका है। अभी पिछली साल हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका निधन हो गया था कोबे ब्रायंट का, ठीक है। तो उनको मरणोपरांत नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। वहाँ पर NBA के जो महान माइकल जॉर्डन हैं इनके द्वारा समारोह में प्रस्तुत किया गया है अमेरिका में, ठीक है। ये अमेरिका के ही थे। कोबे ब्रायंट बहुत ही फेमस ये बास्केटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे। 2016 में हालांकि ये बास्केटबॉल से रिटायर हो गए थे, रिटायरमेंट ले लिए थे, लेकिन 2008 एक ऐसा दौर था, एक ऐसा समय था जब ये NBA के यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे और 5 बार के NBA चैंपियन भी रह चुके थे। तो इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनवरी 2020 में हुआ था निधन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष 16 मई को निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस दिन 3 इंपॉर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। एक तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, और एक मैंने अभी शुरुआत में आपको बताया सिक्किम राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तीनों ही महत्वपूर्ण दिवस 16 मई को मनाए जाते हैं। सिक्किम राज्य स्थापना दिवस के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। इन दोनों इंपॉर्टेंट डेज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय डेंगू दिवस की। तो दोस्तों डेंगू रोग आप सबको पता है, डेंगू बीमारी क्या होती है। तो डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये शुरू किया गया है, ठीक है। इसके द्वारा मनाया जाता है भारत में प्रत्येक वर्ष। डेंगू दोस्तों एक मच्छर जनित रोग है
और ये मादा मच्छरों के काटने से होता है। वैसे सभी प्रकार की बीमारियां जो मच्छरों से होती हैं वो मादा मच्छरों के ही काटने से होती हैं। एक्चुअली में मादा मच्छर ही काटते हैं, ठीक है, और जो नर मच्छर होते हैं वो केवल आवाज़ करते हैं। एडीज इजिप्टी नाम का ये मादा मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू हो जाता है। अगर यहाँ पर मादा एनाफ्लीज मच्छर होता तो मलेरिया होता, यहाँ पर एडीज इजिप्टी मच्छर है तो डेंगू होगा। ओके, अब देखिए इसके तहत 4 इसके सेरोटाइप होते हैं। कौन कौन सा? DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4। तो ये 4 डेंगू के वायरस के जो सीरोटाइप हैं इनके कारण से डेंगू होता है। डेंगू मच्छरों की जो प्रजाति होती है वो है एडीज एल्बोपिक्टस। ये सभी साइंटिफिक नेम हैं, इनको याद रखना है, ये साइंस में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पर तो करंट अफेयर है तो आपसे राष्ट्रीय डेंगू दिवस बता रहा हूँ मैं, लेकिन साइंस में के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। अब अगला इंपॉर्टेंट डे जो मनाया जाता है 16 मई को वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, इंटरनेशनल लाइट डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि दोस्तों 16 मई के ही दिन 1960 में पहली बार लेजर का सफल संचालन किया गया था, सफल ऑपरेशन किया गया था। किसके द्वारा? थियोडोर मैमन के द्वारा। थियोडोर मैमन एक महान भौतिक वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, तो इन्होंने सबसे पहली बार 1960 में लेजर का सफल ऑपरेशन किया था। तो इस प्रकार से 16 मई को मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है, इंटरनेशनल लाइट डे। इसकी इस बार की थीम की अगर बात करें, थीम रखी गई है विज्ञान पर विश्वास, यानी ट्रस्ट साइंस। क्या है? ट्रस्ट साइंस है इस बार की इसकी थीम। ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है, और यूनेस्को के बारे में अगर बात करें, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है इसका फुल फॉर्म। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में, और इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में नागालैंड के नुक्लू फोम को, किसे? नुक्लू फोम, जो कि नागालैंड के हैं, और इनको अभी हाल ही में ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। एक्चुअली में ग्रीन ऑस्कर का नाम है व्हिटली पुरस्कार, व्हिटली अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। तो नागालैंड के नुक्लू फोम को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि एक चर्च के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये अवार्ड पाने वाले ये इकलौते भारतीय हैं। व्हिटली अवार्ड या कहें ग्रीन ऑस्कर पाने वाले ये इकलौते भारतीय हैं, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड चैरिटी द व्हिटली फंड फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध डॉक्टर का वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना से निधन हो गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों डॉक्टर के अग्रवाल जी का निधन हो गया है। ये इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे, पद्मश्री से भी सम्मानित इनको किया जा चुका था, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये दुख की बात तो ये है कि वैक्सीनेशन हो गया था, दोनों डोज लग गई थी वैक्सीन की, इसके बाद भी इनका निधन हो गया है। डॉक्टर के अग्रवाल जी ये 2010 में पद्मश्री से सम्मानित हुए थे। ये IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं, पूर्व डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो इनको अभी 2 महीने पहले वैक्सीन की 2 डोज लगी हुई थी, लेकिन इसके बाद भी अभी पिछले महीने ये पॉजिटिव आए, कोविड-19 के पॉजिटिव रिपोर्ट किए गए, इसके बाद अभी कल डेथ हो गई इनकी, ठीक है। तो इस पर लेकर के वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठने लगे हैं, लाजमी भी है सवाल उठना, लेकिन हर वैक्सीनेशन में, हर वैक्सीन में ये आपको बताया जाता है कि ये 82% ये अपना रिस्पांस देगी, या 81% रिस्पांस देगी, या 91% रिस्पांस देगी। जैसे अभी कोवैक्सीन की अगर बात करें तो कोवैक्सीन जो है दोस्तों 82 से 86% तक का रिस्पांस दे रही है। कोविशील्ड जो है वो 81-82% के आसपास रिस्पांस दे रही है, और जो उसका रसिया का स्पुतनिक 5 वो 91.5 से लेकर के 95% तक का रिस्पांस दे रही है। तो लेकिन जो बाकी के बच रहे हैं 14%, 15% या 5%, 10%, उसमें से भी तो कोई आ सकता है। तो इसको लेकर के बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं होना है। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से सुरक्षित है, मैं भी पहली डोज ले चुका हूँ, ठीक है। और कुछ केसेस में भी ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, वो डॉक्टर्स हैं वो चारों तरफ मरीजों से घिरे होते हैं, हमेशा घिरे होते हैं, तो उनको संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे केसेस में कुछ एक आध केसेस में देखने को मिलता है कि वैक्सीनेशन के बाद भी कुछ नेगेटिव रिस्पांस आ जाए। वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है, आप लोग की भी जब बारी आए तो आप लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही बेस्ट कंटेंट आपको मिलता रहेगा रोजाना। इसके साथ ही आप हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह को भी ले सकते हैं। टोटल डिटेल के साथ हर एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है। MZT ऐप पर ये कोर्सेज अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदी का भी कोर्स आया हुआ है, आप हिंदी का भी कोर्स ले सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो कोर्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। बहुत से लोगों ने परचेज किया हुआ है, आप भी इसको ले सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, बाटा के ग्लोबल CEO कौन बनाए गए। अगला क्वेश्चन, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस देश के हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। वीडियो आप देख लियो हो, जाओ जल्दी से इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज कहाँ मिलेगी? MZT ऐप पर। MZT ऐप पर जाइए, क्विज सॉल्व कीजिए, डिटेल देखिए इसकी, साथ ही साथ PDF भी डाउनलोड कीजिए। और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।